नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। मुंबई के तट के नजदीक एक क्रूज शिप पर रेड पड़ी और आर्यन खान समेत कई आरोपी पकड़े गए। तब इन तस्वीरों को देखकर सभी ने कहा कि यह होता है कानून का राज। छोटा बड़ा अमीर गरीब कुछ नहीं देखता। अगर आप शाहरुख खान के बेटे भी हुए तब भी गिरफ्तार हो सकते हैं, आप पे कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि देश में कानून का राज है और कानून किसी में भेद नहीं करता। लेकिन आर्यन की कस्टडी जिस तरह से लंबी होती जा रही है, उसने सवाल पैदा कर दिया है कि क्या आर्यन खान सिर्फ इसीलिए कस्टडी में है क्योंकि वो शाहरुख के बेटे हैं और शाहरुख खान के बेटे हैं। आज के दिन की बड़ी खबर में एनसीबी की कार्रवाई और उस पर उठते सवालों की बात करेंगे। समझेंगे क्या वाकई विच हंट वाली बात में कोई भी दम है या फिर ये सारा रुदन महज पहले से अर्जित शोहरत और प्रिविलेज से निकला विलाप है। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक वीडियो जिसके ठीक बाद शुरू हो जाएंगी सुर्खियां। जब जब पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती हैं, देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर होने लगता है। 1973 में जब पेट्रोल 7 पैसे प्रति लीटर बढ़ा था तो विरोध में तब जनसंघ के नेता रहे वाजपेयी बैलगाड़ी से संसद चले गए थे। उस समय आज की तरह पेट्रोल डीजल की कीमत रोज नहीं बदलती थी, सरकार के काबू में थी। शुक्रवार 22 अक्टूबर को एक बार फिर दाम बढ़ गए। हालत यह है कि पेट्रोल पिछले 19 दिनों में 5 रुपये 70 पैसे और डीजल पिछले 22 दिनों में 7 रुपये महंगा हो चुका है। इसका असर बाकी चीज़ों की महंगाई पर भी पड़ रहा है। शुक्रवार को दिल्ली में इंडियन ऑयल के पंप पर पेट्रोल प्रति लीटर 35 पैसे महंगा होकर 106.89 रुपये तक पहुंच गया। डीजल भी 35 पैसे महंगा हुआ, 95 रुपये 62 पैसे प्रति लीटर हो गया। मुंबई में पेट्रोल 112 रुपये 78 पैसे का है 1 लीटर और डीजल 103 रुपये 63 पैसे का। कोलकाता में अब पेट्रोल 107 रुपये का है, 45 पैसे और लगेंगे, 107 रुपये 45 पैसे और डीजल प्रति लीटर उसकी कीमत है 98 रुपये 73 पैसे। चेन्नई में पेट्रोल के दाम 103 रुपये 92 पैसे हैं और डीजल के दाम प्रति लीटर 99 रुपये 92 पैसे। विपक्ष में रहते राजनाथ सिंह ने भी पेट्रोल सस्ता कैसे मिलेगा इसे लेटर फेसबुक पर पोस्ट किया था, जो अब वायरल हो रहा है। उन्होंने लिखा था, पेट्रोलियम उत्पाद पर केंद्र सरकार 32 से 35% और राज्य सरकार 25 से 20-25, उल्टा कैसा भी पढ़ लें, 20 और 25 की बात हो रही है, 20-25% कर वसूलती हैं। केंद्र सरकार जिस अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत $120 प्रति बैरल का हवाला दे रही है, उस पर अगर 30% उत्पादन खर्च भी जोड़ा जाए तो भारत में पेट्रोल 35 से 40 रुपये लीटर ही होना चाहिए। वैसे राजनाथ सिंह से चाहें तो अब आप पूछ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक बैरल कच्चे तेल की कीमत कितने डॉलर है, क्या वो 120 से ज़्यादा है या कम? अब जब तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं तो लोग राजनाथ जी का स्क्रीनशॉट ले रहे हैं उनके लिखे का और सरकार को आईना दिखा रहे हैं। आईना दिखाने की कोशिश वैसे नेताओं को करनी नहीं चाहिए। नेता इम्यून होते हैं, आप उन्हें कभी भी किसी भी चीज़ से, चाहे वो इस तरफ के हों, चाहे राइट के हों, चाहे लेफ्ट के हों, चाहे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहीं के भी हो, आप उन्हें आईना दिखा के शर्मिंदा नहीं कर सकते। वो वाटर प्रूफ होते हैं वो उस हिसाब से। दूसरी सुर्खी पे चलते हैं। कोरोना वैक्सीन के 100 करोड़ डोज लगाने के अगले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया। इस उपलब्धि को लेकर बात की, कहा कि देश ने एकजुटता को ऊर्जा देने के लिए ताली थाली बजाई दिए जलाए। लोग कहने लगे क्या इससे बीमारी भाग जाएगी? इसमें हमें देश की एकता देखी, इसी एकता की वजह से ही वैक्सीनेशन 100 करोड़ तक पहुंचा है। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। कितनी ही बार हमारे देश ने एक दिन में 1 करोड़ टीकाकरण का आंकड़ा पार किया है। ये बहुत बड़ा सामर्थ्य है, प्रबंध कौशल है, टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल है, जो आज बड़े बड़े देशों के पास भी नहीं है। साथियों, भारत का पूरा वैक्सीनेशन प्रोग्राम
विज्ञान की कोख में जन्मा है, वैज्ञानिक आधारों पर पनपा है और वैज्ञानिक तरीकों से चारों दिशाओं में पहुंचा है। हम सभी के लिए गर्व करने की बात है कि भारत का पूरा वैक्सीनेशन प्रोग्राम साइंस बॉर्न, साइंस ड्रिवन और साइंस बेस्ड रहा है। वैक्सीन बनने से पहले और वैक्सीन लगने तक इस पूरे अभियान में हर जगह साइंस और साइंटिफिक अप्रोच शामिल रही है। तीसरी सुर्खी, हरीश रावत को पंजाब और चंडीगढ़ कांग्रेस इंचार्ज के पद से अब हटा दिया गया है। उनकी जगह हरीश चौधरी ने ली है। हरीश चौधरी राजस्थान के रेवेन्यू मंत्री रहे हैं और पंजाब कांग्रेस के सह इंचार्ज रह चुके हैं, अभी मंत्री हैं राजस्थान में। जब अमरिंदर का तख्ता पलट हुआ तो अजय माकन के साथ चौधरी को ही कांग्रेस पर्यवेक्षक के तौर पर भेज दिया गया था। सिद्धू और सीएम चन्नी के बीच हुई कलह को ठंडा करने में भी चौधरी की भूमिका बताई जाती है। पंजाब में हरीश रावत का कार्यकाल विवादों से भरा रहा। उनके कांग्रेस इंचार्ज रहते कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के खिलाफ विद्रोह हुआ। नवजोत सिंह सिद्धू ने मुख्यमंत्री से मतभेद के बीच मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। रावत ने पंजाब इंचार्ज बनते ही सिद्धू को पंजाब में कांग्रेस का भविष्य बता दिया था। उन्हें पंजाब प्रधान बनाने के लिए लॉबिंग की। सिद्धू प्रधान बन गए और कैप्टन के खिलाफ बगावत होने लगी। रावत कैप्टन अमरिंदर से मिलने और बाहर आकर उनकी तारीफ करते रहे। अमरिंदर सिंह के विरोध के बावजूद सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का मुखिया बनाया गया। कहा जा रहा है कि हरीश रावत कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू की कलह को सही ढंग से हैंडल नहीं कर पाए। कहा क्या जा रहा है, दिख भी रहा है। इस वजह से कांग्रेस हाईकमान उनसे नाराज था और उन्हें हटा दिया गया। हालांकि सच ये भी है कि हरीश रावत लंबे समय से कांग्रेस आलाकमान से ये मांग कर रहे थे कि उन्हें इस पद से मुक्त कर दिया जाए, क्योंकि उन्हें अगले साल होने वाले उत्तराखंड चुनाव पर फोकस करना है। अब कांग्रेस आलाकमान ने हरीश रावत को पंजाब की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया है। सुर्खियों के बाद अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर पर। आर्यन खान केस को लेकर कई तरह की बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, लोगों के दिमाग में भी चल रही हैं। शाहरुख खान का बेटा है इसलिए जमानत नहीं दे रहे, शाहरुख खान मुसलमान है इसलिए टारगेट किया जा रहा है उनको, शाहरुख खान केंद्र सरकार की तारीफ नहीं करते, ट्वीट नहीं करते इसलिए परेशान किया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है और दिख भी रहा है कि कई कंपनियों ने शाहरुख खान से संबंधित विज्ञापन बंद कर दिए हैं। बॉलीवुड वाले सरकार के डर से शाहरुख के समर्थन में आ नहीं पा रहे, या फिर उद्धव सरकार और मोदी सरकार की बॉलीवुड पर वर्चस्व वाली लड़ाई में कलाकार टारगेट किए जा रहे हैं। हर तरह की बातें हो रही हैं। इस तरह के सवालों में कितना मेरिट है, क्या तर्क है, आज विस्तार से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। पहले ये समझते हैं कि इस केस में अब तक के क्या क्या हुआ। मामला शुरू हुआ था 2 अक्टूबर से। मुंबई के बांद्रा के पास क्रूज शिप पर एक पार्टी थी। दिल्ली की एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने इस पार्टी को ऑर्गेनाइज किया था। क्रूज शिप में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी की टीम भी पहचान छिपाकर पहुंची हुई थी। टीम को लीड कर रहे थे एनसीबी की मुंबई इकाई के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े। टीम ने रेकी करने के बाद क्रूज पर रेड मारी, कई लोगों को हिरासत में लिया। इनमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान भी थे। शाहरुख खान के बेटे का नाम आया तो मीडिया के कैमरे भी उधर मुड़े। ऑब्वियसली होना ही था, चर्चित शख्सियत हैं। 3 अक्टूबर को आर्यन खान को गिरफ्तार कर लिया गया। आर्यन तथा अन्य आरोपियों के साथ आर्यन के 2 और दोस्त गिरफ्तार किए गए थे, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा। एनसीबी ने ड्रग कंज्यूम करने, सेल और परचेस के मामले में आर्यन की गिरफ्तारी की। इसका मतलब खरीदने और बेचने के मामले में। एनसीबी ने दावा किया कि क्रूज से 13 ग्राम कोकीन, 5 ग्राम एमडी, 21 ग्राम चरस और 22 ग्राम एमडीएमए नाम की ड्रग्स के कैप्सूल बरामद हुए। इसके बाद मामला कोर्ट में गया। शाहरुख खान ने अपने बेटे के लिए नामी वकील सतीश पानशिंदे और अमित देसाई को केस में लगाया। एनसीबी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह कोर्ट में पेश हुए। पहली सुनवाई हुई 4 अक्टूबर को। एनसीबी ने आर्यन की 11 अक्टूबर तक यानी 7 दिन की कस्टडी मांगी। कोर्ट ने 4 दिन की कस्टडी दी यानी 7 अक्टूबर तक। तब एनसीबी ने कोर्ट में कहा था कि आर्यन के दोस्त अरबाज मर्चेंट के पास चरस मिली है। आर्यन के पास ड्रग होने की बात कोर्ट में नहीं कही गई। 4 दिन की हिरासत खत्म हुई तो 7 अक्टूबर को फिर आर्यन को कोर्ट में पेश किया गया। एनसीबी ने कस्टडी मांगी, लेकिन कोर्ट ने आर्यन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा। अगले दिन यानी 8 अक्टूबर को आर्यन के वकीलों ने मैजिस्ट्रेट कोर्ट में अंतरिम और रेगुलर बेल की अर्जी लगाई। मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने कहा कि जमानत यहां से नहीं मिल सकती, इसीलिए मामला गया स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में। एनडीपीएस यानी नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट
1985 के तहत आने वाली अदालतें, विशेष अदालतें जो इसी एक्ट से संबंधित केसेस को डील करती हैं। 11 अक्टूबर को एनडीपीएस कोर्ट ने आर्यन की जमानत याचिका पर सुनवाई की और 13 अक्टूबर तक एनसीबी को जवाब दायर करने का वक्त दे दिया। 13 अक्टूबर को सुनवाई में आर्यन के वकील ने बेल के पक्ष में कहा कि उसके पास ड्रग्स नहीं मिले, ना तो उसके पास ड्रग्स खरीदने के लिए कैश था, ना बेचने के लिए ड्रग्स मिले और ना ही उसने ड्रग्स का सेवन ही किया था। फिर उसके खिलाफ केस कैसे बन सकता है, क्या बन सकता है? आर्यन के वकीलों ने यह भी दलील दी कि अगर एनसीबी के आरोप सही भी निकलते हैं तो ये मामला ड्रग की स्मॉल क्वांटिटी यानी छोटी मात्रा उसके होने और उसके कंजम्पशन के बारे में है। आर्यन के देश छोड़कर भागने की आशंका भी नहीं है, इसलिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। एनसीबी के वकील ने कहा कि आर्यन के दोस्त के पास ड्रग्स थी और इसकी जानकारी आर्यन को थी। यह आर्यन के पास ड्रग्स होने जैसा ही है। आर्यन की व्हाट्सएप चैट का जिक्र भी किया गया। एनसीबी की तरफ से कहा गया कि व्हाट्सएप चैट से मालूम चलता है कि आर्यन अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी से जुड़ा था। एनसीबी ने यह भी कहा कि आर्यन नियमित रूप से ड्रग्स कंज्यूम करता था और इस आधार पर आरोपी को छोड़ने से जांच प्रभावित होगी। 13 अक्टूबर के बाद 14 अक्टूबर को भी कोर्ट में बहस हुई और फिर कोर्ट ने जमानत पर फैसले को 20 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया, क्योंकि बीच के दिनों में दशहरे और वीकेंड की वजह से कोर्ट में छुट्टियां पड़ गई। 20 अक्टूबर को कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जमानत नहीं देने को लेकर कोर्ट ने कई बातें कही। कोर्ट ने माना कि व्हाट्सएप चैट से जाहिर होता है कि आरोपी गैर कानूनी ड्रग गतिविधियों में शामिल था। कोर्ट ने एनसीबी की दलील भी मानी कि आर्यन ने पूछताछ में और लोगों के नाम नहीं बताए हैं जो ड्रग्स की सप्लाई से जुड़े हैं, इसीलिए जमानत देने पर तथ्यों के साथ छेड़खानी हो सकती है। आर्यन के पास ड्रग्स नहीं होने वाले तर्क पर कोर्ट ने एक पुराने केस की मिसाल दी और कहा कि इसमें आरोपियों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। किसी एक आरोपी के पास ड्रग्स होने का मतलब है उसमें सब लोग शामिल हैं। व्हाट्सएप चैट के आधार पर कोर्ट ने माना आरोपी नंबर 1 यानी आर्यन और ड्रग पेडलर्स के बीच सांठगांठ थी, तो इन आधारों पर कोर्ट ने आर्यन की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। एनडीपीएस कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद आर्यन के वकीलों ने हाई कोर्ट में बंबई उच्च न्यायालय में याचिका लगाई है, जहां पे 26 अक्टूबर की रोज सुनवाई होनी है। तब तक के लिए आर्यन मुंबई की आर्थर रोड जेल में है। आर्यन खान के बाद कई और नामी कलाकारों का नाम इस केस में जुड़ता जा रहा है। पहला नाम है अनन्या पांडे का। आर्यन खान की व्हाट्सएप चैट के आधार पर यह मामला अनन्या पांडे तक पहुंचा है। जानकारी ये आ रही है कि गांजे पर आर्यन और अनन्या पांडे के बीच बातचीत हुई थी। आर्यन ने व्हाट्सएप पर अनन्या से पूछा था कि गांजा मिल सकता है क्या। तब अनन्या ने कहा कि अभी तो नहीं है, लेकिन कल तक जुगाड़ करती हूँ। व्हाट्सएप चैट की जानकारी सूत्रों के आधार पर मीडिया में आई है। हम फिलहाल इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते कि जो जानकारी आई है वो सही कितनी है। एनसीबी ने गुरुवार को अनन्या पांडे को पूछताछ के लिए बुलाया। आज फिर अनन्या से पूछताछ हुई। आर्यन और अनन्या की जिस चैट की बात हो रही है वो साल 2018-19 की है। चैट्स के आधार पर बॉलीवुड के 2 और कलाकारों के पास एनसीबी पहुंच सकती है, ऐसी जानकारी आ रही है। हालांकि ये कलाकार कौन है, उनका नाम सूत्रों के पास अभी तक आया नहीं है, इसलिए हमारे पास भी नहीं है। तो ये पूरा मामला है। अब आते हैं इस केस को लेकर उठ रहे सवालों पर। पहला सवाल ये कि शाहरुख खान का बेटा होने की वजह से आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया है, पूछा जा रहा है। इसे प्रश्न की भाषा में इस कमेंट को कहा जाता है। शाहरुख खान का सेलिब्रिटी होने की वजह से उनके बेटे को वो चीज़ महंगी पड़ रही है, ये भी कहा जा रहा है। इस आरोप के जवाब में एनसीबी के मुंबई जोन के डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने कहा है कि उन्होंने पिछले 10 महीनों में 300 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 4-5 ही सेलिब्रिटी हैं। वो बॉलीवुड के पीछे नहीं पड़े। एनसीबी का ये भी कहना है कि सेलिब्रिटी का मामला है, इसलिए मीडिया इन मामलों को दिखाता है, बाकी मामलों की बात नहीं करता। हो सकता है कि एनसीबी के दावे में कुछ दम हो, लेकिन सवाल इसीलिए भी हैं कि पिछले कुछ सालों में केंद्र की एजेंसी चाहे जो रही हो, एनसीबी या ईडी, इनके केसेस में जिन सितारों के नाम आए हैं उन नामों में एक पैटर्न दिखता है। इनमें वो सितारे होते हैं जिन्होंने केंद्र की सरकार पर किसी मुद्दे को लेकर आलोचना की हो या फिर उनका मुखर होकर सरकार के साथ समर्थन हमें दिखाना हो। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। यह कहा जा रहा है कि एनसीबी ने सिर्फ व्हाट्सएप चैट और उसके आधार पर दोस्त के पास मिली सिर्फ 6 ग्राम चरस के आधार पर आर्यन खान पर इतनी धाराएं लगा दी और जमानत भी नहीं दी जा रही। इस सवाल के उत्तर में यह कहा जा रहा है कि ड्रग्स केस में जमानत मिलना आसान नहीं होता है। एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 कहती है कि अगर सरकारी पब्लिक प्रोसिक्यूटर जमानत का विरोध करता है तो आरोपी को तब तक जमानत नहीं दी जा सकती जबकि जज को यह न लगे कि वो निर्दोष है। तो क्या ड्रग्स के हर केस में एनसीबी ऐसी ही कार्रवाई करती है या इस केस में कुछ भेदभाव है? समझने के लिए इस केस को फॉलो कर रहे इंडिया टुडे के संवाददाता कमलेश सुथार से हमने बात की। तो एनसीबी का ये काम ही है, उनका ब्रीफ है
कि जहां पर भी नारकोटिक्स की डीलिंग हो रही हो या नारकोटिक्स से जुड़ा कुछ काम हो रहा हो, ड्रग्स से जुड़ा काम हो रहा हो, वहां पर जाके एनसीबी बाकायदा छापामारी कर सकती है और उससे जुड़े जो तार है वो वहां पर वो बरामद कर सकती है, लोगों को अरेस्ट कर सकती है। हालांकि सवाल जो उठाया जा रहा है इसको लेकर कि दो यंत्रणा है मुंबई की, अगर हम बात करें तो एक एनसीबी है, दूसरी है मुंबई पुलिस की एंटी नार्कोटिक सेल। एंटी नार्कोटिक सेल का जो काम होता है, कंजम्पशन के लिए जो ड्रग लाया जा रहा हो, जिस जैसा कि हमने इस केस में देखा या फिर पुराने वाले केस में देखा था कि 2 ग्राम, 4 ग्राम, 10 ग्राम जो भी मिलता है वो कंजम्पशन के लिए होता है। लेकिन अगर उससे ज्यादा जुड़े हुए लिंक पाए जाते हैं कि वो जो बरामद किया गया जो भी उनके पास ड्रग्स है उससे जुड़े कुछ तार है, उसका कमर्शियल यूज किया जा रहा है। एक है कंजम्पशन, दूसरा है कमर्शियल यूज, मतलब उसको लाकर बेचना या उससे और जुड़े तार, वो जो बड़ा काम होता है तब होता है रोल एनसीबी का। एनसीबी का ब्रीफ जो है, जो कानून बना था 1900 आई थिंक 1986 में, हमने जो एनसीबी की कानून बना था उसको लेकर ब्रीफ ये था कि इंटरस्टेट ड्रग स्मगलिंग हो, इंटरनेशनल ड्रग स्मगलिंग हो, बड़े पैमाने पर ड्रग्स का प्रोडक्शन कहीं हो रहा हो। कई बार ये देखा गया है कि दवाइयों की कंपनी दिखाकर वहां पर ड्रग्स बनते हैं, कुछ शेड्यूल्ड ड्रग्स होते हैं, उस तरह का काम जो था वो ब्रीफ होता है। और इसीलिए एनसीबी पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि एनसीबी यहाँ पर 2 ग्राम 4 ग्राम की केसेस कर रहे हैं, हालांकि वो काम मुंबई पुलिस का है। मुंबई पुलिस की जो एंटी नार्कोटिक सेल है उनका वो काम है छोटा मोटे बरामद देखे, या फिर एनसीबी मुंबई पुलिस को बताए कि यहाँ पर कंजम्पशन का माल आ रहा है, उनका काम है बड़ी केसेस पर ध्यान देना। अब यहाँ पर ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसकी वजह से इस केस को ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है और इसीलिए शायद ये पूरे एलिगेशन हो रहे, आरोप किए जा रहे हैं एनसीबी को कि एनसीबी छोटे केसेस पर ध्यान दे रहा है, बड़े केसेस पर एनसीबी का ध्यान नहीं। हमने देखा कि नवाब मलिक ने तो इस मुद्दे को उठाया था, बाद में खुद उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उन्होंने अपनी पार्टी की दशहरा रैली में बात कही थी कि हजारों करोड़ के ड्रग्स को छोड़कर 1-2 ग्राम ड्रग्स को सूंघते हुए यहाँ पर कुछ लोग फिर रहे, सीधा सीधा निशाना उनका एनसीबी पर था, एनसीबी के अधिकारियों पर था। अब जो दूसरा मुद्दा आपका है कि शाहरुख खान के बेटे हैं क्या, इसीलिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है। देखिए, सेलिब्रिटी स्टेटस जब आता है तो वही केस अपने आप बड़ा बन जाता है, मीडिया का अटेंशन उस पर आ जाता है, जाहिर सी बात है लोगों का भी उस पर ध्यान होता है। और एक चर्चा, आपने अगर इसको पूरी कोर्ट की कार्रवाई को सुना होगा तो कोर्ट की कार्रवाई में भी ये जिक्र आया था, वकीलों ने कहा एनसीबी के कि अगर सेलिब्रिटीज को सजा दी जाती है तो लोगों तक ये मैसेज जाता है कि ड्रग्स के बारे में जो मैसेज देना है कि सेलिब्रिटीज के थ्रू ज्यादा जा सकता है, उनको अगर कड़ी से कड़ी सजा हो। हालांकि आर्यन खान के वकील उन्होंने कहा कि अगर कानून है तो सबके लिए न्याय एक होना चाहिए, एक समान सभी को इसमें जो भी कार्रवाई हो वो की जानी चाहिए। लेकिन शाहरुख खान के बेटे चूंकि इस बात इसमें इन्वॉल्व है, हमने इससे पहले भी देखा कि जब ड्रग्स और सेलिब्रिटीज का मामला आता है, चूंकि हमेशा से बात कही जा रही है ड्रग्स और बॉलीवुड का जो कनेक्शन है उसके बारे में कई बार बातें की जा रही है, की जाती रही है पिछले कई सालों, मतलब अगर हम बात करें 20 साल जब हमने पत्रकारिता शुरू की थी, उस वक्त भी फरदीन खान का, जब मैं नया नया पत्रकारिता में था उस वक्त भी फरदीन खान का मामला सामने आया था। ऐसे कई सारे मामले आते रहे। पिछले साल जिस तरह सुशांत सिंह राजपूत के मामले के बाद में सेलिब्रिटीज आते हैं तो सेलिब्रिटीज आने के बाद उस पर ज्यादा फोकस होता है और इसीलिए ये आरोप लगते हैं कि सेलिब्रिटी है इसीलिए टारगेट किया जा रहा है उनको, क्योंकि उससे पब्लिसिटी मिलती है। ये आरोप खुद उद्धव ठाकरे ने भी किया, नवाब मलिक भी यही आरोप कर रहे हैं और कहीं ना कहीं शाहरुख खान के आर्यन खान के वकीलों ने भी इस बात को वहां पे अंडरलाइन करने की कोशिश की। लेकिन जहां सेलिब्रिटीज आते हैं तो उसको ज्यादा लाइमलाइट मिलता है, फोकस मिलता है, शायद उसकी चर्चा ज्यादा होती है और इसीलिए उस तरह की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो जाते हैं। अगला सवाल, लोग ये कह रहे हैं कि शाहरुख खान मुसलमान हैं इसीलिए उनके बेटे को तंग किया जा रहा है। एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने भी आरोप लगाए हैं। एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसके नेता है, एनसीबी एजेंसी है जिसने छापे मारे हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग इस तरह की बातें लिख रहे हैं। इस बारे में मुंबई के पत्रकारों का कहना है कि पहले से बात तय थी कि एनसीबी एजेंसी वाली एनसीबी का अगला टारगेट शाहरुख खान होंगे। आर्यन की गिरफ्तारी से कई दिन पहले ही इन बातों पर कानाफूसी चल रही थी। इन बातों में कितनी सच्चाई है या नहीं है ये फिलहाल हम जानते नहीं। शाहरुख खान को टारगेट करने की वजह कई लोग ये भी बता रहे हैं कि मोदी सरकार आने के बाद उन्होंने देश में इनटॉलरेंस की बात कही थी और किसान आंदोलन पर जब ग्रेटा थनबर्ग और रिहाना जैसी विदेशी सेलिब्रिटीज मोदी सरकार को घेर रही थी तब शाहरुख उन अभिनेताओं में नहीं थे जो सरकार के बचाव में लिख रहे थे। हालांकि जहां तक धर्म की बात है तो एनसीबी ने इस केस में कई और लोगों को भी गिरफ्तार किया है। अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को भी एनसीबी ने ही गिरफ्तार किया है। वो एजेंसी ऐसा कहती है कि हमने रिलीजन देख के नहीं किया, रिया चक्रवर्ती कौन से मुसलमान। अगले सवाल पे आते हैं, क्या महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार के झगड़े में बॉलीवुड वाले फंस रहे हैं? क्या ये बॉलीवुड पर दबदबा कायम करने की लड़ाई है दोनों सरकारों की? क्योंकि हमने ये भी देखा कि मोदी सरकार की तरफदारी करने वाले कंगना रनौत जैसे कलाकारों के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने एक्शन लिया। तो क्या ये विशुद्ध राजनीतिक केस है? हमने कमलेश सुथार से ये सवाल उनके सामने रखा, उनका जवाब क्या था सुनिए। कि जब से महाराष्ट्र में 2019 में
महाविकास आघाड़ी की सरकार आई है, उस वक्त से लेकर केंद्र बनाम राज्य सरकार अलग अलग हमने देखा है कि दोनों में चीजों को लेकर कुछ अनबन होती रही है। इसमें सबसे बड़ा आरोप जो केंद्र पर लगाया है वो है केंद्रीय एजेंसीज का महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी के नेताओं के खिलाफ किया जा रहा है इस्तेमाल। ऐसा हमेशा से महाविकास आघाड़ी के लोग कहते हैं, फिर चाहे ईडी हो, इनकम टैक्स हो, या फिर अब एनसीबी का नाम उसमें जुड़ गया है। हमने देखा कि किस तरह से अजीत पवार पर हाल फिलहाल में कार्रवाई हुई आईटी की। उससे पहले ईडी के रडार पर कई सारे नेता थे। संजय राउत की जो पत्नी है उनको ईडी का नोटिस गया था। प्रताप सरनाइक है, अनिल देशमुख सीबीआई की रडार पर है। इतने सारे नेता तीनों पार्टियों से इन पर हमले किए जा रहे हैं। अब जो दूसरा मामला है एनसीबी को लेकर, पिछली दशहरा रैली में भी उद्धव ठाकरे ने बात कही थी कि एक तरह से ऐसा पिक्चर बनाया जा रहा है कि मुंबई के हर घर में मानो गांजे की खेती हो रही हो। जिस तरह हर आंगन में तुलसी का पौधा होता है, उसी तरह मानो महाराष्ट्र के हर घर में गांजे की खेती होती है। इस तरह के एक माहौल तैयार किया जा रहा है और मुंबई को, महाराष्ट्र को, बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश हो रही है। ये खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कहते हैं। जब एक राज्य के मुखिया, एक बड़े राज्य के मुखिया ये बात कहते हैं तो इसको ज्यादा अहमियत प्राप्त हो जाती है। और इसी बैकग्राउंड पे आपको याद होगा पिछले साल ये सब मामला जब गरमाया हुआ था, उसी वक्त योगी आदित्यनाथ मुंबई आए थे। एक फिल्म सिटी बननी है, फिल्म इंडस्ट्री खड़ी करनी है उत्तर प्रदेश में, जिसको लेकर वो बॉलीवुड के लोगों को मिलते हैं। हालांकि बहुत सारे बड़े नाम उस मीटिंग में शामिल नहीं हुए, लेकिन उस वक्त भी ये आरोप लगा कि मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री जो यहाँ पर पली बड़ी, यहाँ पर जन्मी है, उसको यहाँ से छीन कर कहीं और ले जाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह के भी आरोप लगे। बॉलीवुड, देखिए बॉलीवुड में न सिर्फ पैसा है, बड़े नाम है, इन्फ्लुएंशियल नाम है। हमने देखा है कि जब भी चुनावी माहौल होता है देश भर में, उस वक्त भी किस तरह से इन्फ्लुएंसर्स के तौर पर फिल्मी सितारे आ जाते हैं। पार्टीज का प्रचार करना हो, उनके साथ में जुड़ना हो, या फिर खुद कैंडिडेट बनना हो। हमने देखा था 14 में कितने सारे फिल्मी सितारे बीजेपी ज्वाइन किए थे। 19 में भी हमने देखा। पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी, विधानसभा के चुनाव में कई सारे बंगाली फिल्मों से जुड़ी हस्तियां वहां पर आई थी। एक तो गीत बना था वहां पर, हालांकि उसमें कोई पार्टी की लाइन नहीं थी, लेकिन लाइन तो क्लियर हो रही थी किस तरह से, जिस तरह से वो गाना बना था। तो फिल्मी सितारे, फिल्मी वर्ल्ड, ग्लैमर की दुनिया और राजनीति को हम अलग थलग करके नहीं दे सकते। और जब टारगेट किया जा रहा है, कई सारे सितारे ये कहते हैं कि हम खुलकर नहीं बात करते, लेकिन बॉलीवुड दबाव में काम करता है। और बॉलीवुड पर जिस तरह से सिर्फ फिल्मी सितारे ही टारगेट पर है, फिल्मी सितारे ही सिर्फ ड्रग्स का सेवन करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पकड़े सिर्फ फिल्मी सितारे जा रहे हैं, उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है। शायद जो बात जावेद अख्तर ने कही थी, मैं उसे दोहराना चाहूंगा। वो कहते हैं कि हम हमारे सेलिब्रिटी होने की कीमत यहाँ पर चुका रहे हैं, उसकी कीमत हम अदा कर रहे हैं। और शायद यही बात है जिसकी वजह से इस विवाद को एक अलग टोन और टेनर मिल रहा है। आयन खान की गिरफ्तारी के बाद लर्निंग ऐप बायजू ने शाहरुख खान के विज्ञापन बंद कर दिए। लोग कह रहे हैं कि ये भी दबाव में हुआ, शाहरुख को हर तरफ से टारगेट करने की कोशिश है। हमने इस पर विज्ञापन इंडस्ट्री के लोगों से भी बात की है, उनका जवाब भी सुनिए। कंज्यूमर के साथ ब्रांड का एक इमोशनल कनेक्ट होता है और वही हर कंपनी चाहता है कि ये इमोशनल कनेक्ट बना रहे, और वही केयरफुली वो बनाते भी हैं ये इमोशनल कनेक्ट। लॉजिकल कनेक्ट तो हर प्रोडक्ट का आसान है बनाना, लेकिन इमोशनल कनेक्ट टाइम लगता है। मुझे इस केस में 2-3 चीजें लग रहा है। एक है कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, इसलिए इस केस के डिटेल्स और ये स्पेसिफिक अब जो हुआ है, इसके अलावा एक पुराना इंटरव्यू सरफेस हुआ था, which is the one with सिमी गरेवाल, जहाँ पे एक यंग शाहरुख खान एंड गौरी खान was being interviewed, जहाँ पे वो कुछ बोला था about how he would like, what he would like to do with his sons and bring them up in a certain way. अब हो सकता है वो मजाक में बोला हो, सीरियसली नहीं बोला हो, या जो भी हो, लेकिन मुझे लगता है वो अगर सरफेस ना करता, वो सरफेस किया है, इसलिए ये इशू और सीरियस हो गया फ्रॉम अ ब्रांड पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, दैट इज वन थिंग आई एम सेइंग। द सेकेंड थिंग आई एम सेइंग इज, शाहरुख खान तो बहुत सारे ब्रांड एंडोर्स करते हैं, लेकिन बाकी लोग इतने हार्श और डायरेक्ट क्विक स्टेप नहीं लिया है। इसका कारण इसका एक कारण है, और वो है कि the parent-child relationship is critical for a company or a brand like Byju's, because there the product is for children and it's about studying and values and becoming something in life. It is not like many of his other products. Those products are not dependent on the parent-child relationship. मुझे लगता है ये दोनों कारण
ये दोनों पर्टिकुलर रीजन के लिए ये इतना सीरियसली और डायरेक्ट एक्शन लिया गया है। इस पूरे मामले में बॉलीवुड की चुप्पी पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इस मामले की तुलना 90 के दशक में संजय दत्त की गिरफ्तारी से हो रही है। पुरानी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिनमें अक्षय कुमार, सैफ अली खान, अजय देवगन जैसे कई स्टार्स के हाथों में संजय दत्त के समर्थन की तख्तियां हैं। वैसा समर्थन आज नहीं है। आज हमने फिल्म इंडस्ट्री के दर्जन भर निर्देशकों, कलाकारों से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ इस मामले पर बात करने को। ये सही बात है कि ज़्यादातर कलाकार इस मामले पर बोलना नहीं चाहते हैं, वजह चाहे जो भी हो। खैर, इस मामले में हम जज नहीं बनना चाहते, बनना भी नहीं चाहिए, हम प्रेस हैं। मामला कोर्ट में है। अपराध का मामला है तो भावनाओं के बजाय कानून के हिसाब से तथ्यों के और सबूतों के आधार पर फैसला होना चाहिए। बड़ी खबर में बस इतना ही। अब इस मामले पर बारी है कू की राय की। सेगमेंट में हम सोशल मीडिया पर लोगों से उनकी राय या किसी पोल के जरिए उनका रुझान जुटाने की कोशिश करते हैं। आज का सवाल हमने ये रखा था, शाहरुख खान को राजनीतिक वजहों से परेशान किया जा रहा है? क्वेश्चन मार्क। हाँ कहने वालों का प्रतिशत है 23% और 77% लोगों ने कहा है नहीं, लेकिन ये प्रतिशत है कू का। अगर आप भी कूपर हमारे पोल्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कूपर दी ललन टॉप को फॉलो करें। पोल के नतीजे आपको दिखते रहेंगे इसी तरह ललन टॉप शो में। हम कूपर आपसे अलग अलग मुद्दों पर आपकी राय अलग अलग रोज पे मांगते रहेंगे। अलग अलग दिन आप पोल में हिस्सा लीजिए और अलग अलग दिन आपको अपनी राय मिल जाएगी शो पे इसी तरह से। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स या #LTShowOnCoo के साथ आप कू करके भी बता सकते हैं, हम उससे भी दी ललन टॉप शो में शामिल करेंगे। आखिर में एक और सूचना, इस रविवार माने 24 अक्टूबर को झांसी में होने जा रहा है दी ललन टॉप शो। नहीं, दी ललन टॉप अड्डा। शो यहाँ होता है, झांसी में जो होगा उसे हम कहते हैं अड्डा। पता है मुत्काशी मंच, झांसी, समय है 3:30 बजे। मैच से पहले का टाइम है तो मैच का बहाना बना के नहीं आने का ऑप्शन आपके पास नहीं है। वैसे अगर आपको ललन टॉप अड्डे में आने वाले मेहमानों या सौरभ द्विवेदी से बुंदेलखंड पर कोई सवाल पूछना हो तो आप हमारे कू अकाउंट @दी ललन टॉप पर पूछ सकते हैं।